बारे में हम तब समझ सकते हैं जब आईसीसीएस के हर शब्द को गुनें और समझें। इनके बारे में और उसके विस्तार के नए स्वरूप के साथ हमारे सामने माननीय संदीप जी हैं। संदीप जी से आग्रह करूंगा। संदीप कविश्वर जी आईसीसीएस के प्रथम पूर्णकालिक प्रचारक हैं और इनके सानिध्य में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य हो रहे हैं। हमें लगता है कि आईसीसीएस को समझना और विकसित होने के बारे में प्रकाश आप डालें। आदरणीय संदीप जी। सभी को नमस्कार। मुझे लगता है मुख्य विषय सुनने के लिए हम सब लोग हैं बैठे हुए तब से, और अन्य इन कार्यक्रमों का समय भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं थोड़े में ही बताऊंगा। सबसे पहले तो आईसीसीएस को समझने के लिए आईसीसीएस के साथ समरस होना आवश्यक है, इसलिए आप ऐसे दोनों हाथ जोड़ेंगे सब लोग, और मैं मीताकुए ओयासिन बोलूँगा, आप लोग हाथ ऊंचा करके आहो बोलेंगे। ऐसा 3 बार होगा। मीताकुए ओयासिन, मीताकुए ओयासिन, मीताकुए ओयासिन। ये नेटिव अमेरिकन एक सेइंग है। इसमें हम कह रहे कि वी आर ऑल रिलेटेड। तो 1997 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज़ की स्थापना नागपुर में हुई, और उस समय डॉक्टर यशवंत पाठक जी इसका कार्य देखते थे। उसके बाद ये कार्य बढ़ता गया। अब तक लगभग 28 पुस्तकें आईसीसीएस के द्वारा भारत के बाहर की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उन पर लिखी गई है। आईसीसीएस का मुख्य कार्य हम सबको सुनने में आया होगा कि भारत के बाहर की जितनी भी प्राचीन परंपराएं हैं, जिनको हम बोल सकते कि एक प्री अब्राहमिक ट्रेडिशंस, तो ऐसी वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना, इन दोनों कंसेप्ट को अपने जीवन में आचरण करने वाली भारत के बाहर भी परंपराएं हैं। हमने बोला है वसुधैव कुटुंबकम, उनकी भाषा अलग है। जैसा मैंने कहा मीताकुए ओयासिन, ये उनकी भाषा है। जैसे उबंतु, आई एम बिकॉज यू आर, तो ये उबंतु वहाँ अफ्रीका की भाषा है। तो ऐसी सभी भाषाओं में ये जितनी भी परंपराएं हैं जो प्री अब्राहमिक है, उनमें ये थीम या आचरण में ये सारी बातें थी। उन सारी बातों को उजागर करना और ऐसी सारी परंपराओं को एक मंच पर लाना, ये आईसीसीएस का काम है। आज ये सारी परंपराएं एकदम माइक्रो माइनॉरिटी के नंबर्स में बची है, लेकिन फिर भी कुछ परंपराएं प्रैक्टिसिंग है। आज आईसीसीएस का 60 कंट्रीज़ में 60 देशों में कार्य है और 100 से भी अधिक परंपराओं से अपने संपर्क है। आज अपना भारत में जो कार्य चल रहा है, भारत में अपने इन सारी परंपराओं पर 100 परंपराएं हैं, तो उनमें एकदम काम नहीं हो सकता है। कहीं संपर्क हो रहा है, कभी कोई रिसर्च वर्क चल रहा है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, कहीं बुक्स राइटिंग हो रही है, ऐसा कुछ न कुछ कार्य चल रहा है। इसके लिए एक फुल टाइमर अमेरिका में है अपने प्रचारक दिगंत जी, एक कोलंबिया में अपनी बहन फुल टाइमर है, वहीं की है, वो कोलंबियन है, और यहाँ मैं हूँ। ऐसे अभी 3 पूर्णकालीन इस कार्य के लिए है। अभी भारत में 20 केंद्र खड़े करने हैं, ऐसा सोचा है। पिछले ही वर्ष ये दायित्व मुझे मिला है, और एक पिछले वर्ष चिंतन बैठक हुई, उसमें तय हुआ। अभी तक 13 केंद्र अपने शुरू हो चुके हैं भारत भर में, और 13 में से 5 केंद्रों पर यूनिवर्सिटीज़ के साथ अभी अभी अपने MOU हुए हैं। वो MOU वहाँ इन एंशंट ट्रेडिशंस पर क्रेडिट कोर्सेज चलाने के बारे में हुए हैं। इसके अलावा इन 13 जगह पर अपनी समितियां बनी हैं। वहाँ के लोग हर महीने में एक बार एकत्रित आते हैं ऑनलाइन, और भारत की बाहर की परंपराओं पर वहाँ से कोई वक्ता बोलते हैं, उस पर सुनकर चर्चा करते हैं। ऐसा एक वेबिनार हर महीने होता है। दूसरा एक फिजिकल गेट टुगेदर और प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन भारत उस केंद्र के लोग देते हैं भारत की बाहर की ट्रेडिशंस पर, जो भारत के जैसा सोचते हैं। और तीसरा कार्यक्रम अभी जो शुरू है वो क्रेडिट कोर्सेस इन परंपराओं पर, हम कोई भी उसको कर सकते हैं। अभी अभी सूरत में औरो यूनिवर्सिटी और वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में अपना MOU हो चुका है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर से अपना MOU परसों हुआ है, और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, इनसे भी अपना MOU हो चुका है, और मुंबई विश्वविद्यालय से भी अपना MOU हो चुका है। ऐसे 5 जगह अपने क्रेडिट कोर्सेज जून महीने से शुरू होंगे, और ऐसे जिनकी रुचि है इन परंपराओं पर शोध कार्य करने की, लिखने की,
इनसे जुड़ने की, उनसे आपस में संबंध बनाने की, उन सभी को ICCS आह्वान करता है कि वो सभी लोग इस कार्य में जुड़े। अब इन सारी परंपराओं को आपस में जोड़ना और विचारों का आदान प्रदान, और फिर उसका स्वाभाविक आउटपुट है वसुधैव कुटुंबकम, और एक इस विचारधारा वाली कल्चरल सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में तैयार हो, ऐसा ये कार्य चल रहा है। बहुत अधिक समय न लेते हुए, इतनी जानकारी आप सबको देते हुए मैं मेरी इस 2 शब्दों को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर भरत गुप्त जी का संबोधन होने के पहले उनके बारे में 2-3 विषय बताना चाहूँगा। ऐसे आदरणीय शशि बालाजी ने बताया है, वो IGNCA के ट्रस्टी हैं और नाट्य शास्त्र के सबसे बड़े आज की तारीख में लिखित रूप से वर्णित करने वाले विद्वान हैं। We can say, if you want to know about arts and culture of early India till contemporary modern times of the world, he has written unlimited books, unlimited articles. You might have seen him most of the times on a different blogs or writing on a TV interview. Bharatji needs no big introduction because he has been dominating the subject of understanding India, that is Bharat. भारत के प्रति जो जानकारियाँ मूल माध्यम जो है मिलता है, उसमें उन्होंने टेलीविज़न के द्वारा बहुतों को संस्कृति और संस्कार सिखाए हैं। उन्हें रत्न सदस्य के रूप में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्राप्त है। विश्व के बाहर इनका जो प्रवास होता है उसमें भी अपने भारतीयता की बात रखते हैं। भरत नाम है इनका, लेकिन ये भारत हैं, भारतीय संस्कृति को बताने में। और अर्थशास्त्र हो, सूत्र और शास्त्र, इन पर खूब लिखा है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आएगा तो मनुस्मृति के बारे में भ्रांतियों को भगाने में जो उनका योगदान है वह अतुलनीय है। अथर्व अर्थशास्त्र एवं कामसूत्र पर उनकी जो संयोजना और विचार हैं वो एक दिशा में हमें ले जाते हैं जो हमें गर्व ही दिलाती है। आपने दर्शन, जो अंग्रेजी के शब्द फिलॉसफी से ज़्यादा बड़ा है, हम लोग अंग्रेजी के शब्दों में जब फंसते हैं तो लिमिटेशन हो जाती है, लेकिन दर्शन जो है विशाल विषय है, फिलॉसफी से भी बड़ा। उसके आप एक अमूर्त मूर्धन्य लेखक और आधुनिक शिक्षा में उसका प्रयोग कैसे हो, उस पर वो चिंतन करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर भरत गुप्त जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ अपने उद्बोधन से, जिसका विषय आपने देखा यहाँ पर, द कॉमन ग्राउंड्स। ही इज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड दोज ग्राउंड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज ऑफ पीपल लाइफ इन इंडिया। आपका आदर से सम्मान करता हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। मंच पर आसीन प्रोफेसर शशि बालाजी, सभा के अध्यक्ष एवं अन्य विद्वान, और मंच के दूसरी ओर सभी विद्वान, विदुषियाँ, स्वयंसेवक और भारत में आस्था रखने वाले, भारत और भारत के साथ शेष विश्व का उत्कर्ष चाहने वाले आप सबको मेरा अभिवादन है। आज अंतिम नवरात्र दिवस है, तो मैं मंगलाचरण के रूप में देवी की एक स्तुति शंकराचार्य द्वारा रचित का स्मरण करता हूँ। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतः स्वामाराध्यां हरिहर विरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमपि कृतपुण्यः प्रभवति। भावार्थ इतना सा है संक्षेप में कि शक्ति के बिना शिव हिल भी नहीं सकते।
कोई संचार नहीं हो सकता, कोई सृष्टि नहीं हो सकती। यहीं से आज के विषय का प्रवेश हो जाता है कि जब भारतीयों को, हिंदुओं को विश्व में अन्य दृष्टि और अन्य प्रकार से संसार के बारे में सोचने वाले जातियों, संस्कृतियों के बारे में एक संबंध बनाना होगा, तो वो कौन सा संबंध होगा, किस आधार पर होगा? अगर आप देखें तो विश्व में दो प्रकार की आस्थाएं हैं। दर्शन की भाषा में ना रखकर उनको व्यवहार की भाषा में रखता हूँ। एक है जो कि मूर्ति या मूर्त, उसमें श्रद्धा रखते हैं, और एक है जो मूर्ति या मूर्त के भंजन में विश्वास रखते हैं। सारे विश्व में लगभग इसी प्रकार का संघर्ष आज भी है, और भारत के भीतर भी, क्योंकि कभी कभी जो भारत में एक सम्यकता रही थी कि सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, तुलसीदास ने स्पष्ट किया। और पूरे मध्यकाल में दोनों प्रकार की साधनाएं रहीं, निर्गुण भी और सगुण भी, दोनों को माना गया, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि इनमें से एक ही रहेगी। तो ये जो एक ही रहेगी वाली बात है, इसके मानने वाले एक तरफ हैं दुनिया में। एंड लेट अस नॉट मेक अ मिस्टेक that this is the real situation. And no amount of philosophy, no amount of history, no amount of civilizational or cultural analysis can overlook this very fundamental fact that all kind of investigation into the deeper reality, whether it is metaphysical or ethical, falls along these two lines. And all the cultural ramifications of this also fall along the same line. Even the cultural habits fall along the same lines. क्योंकि अगर आप जो मूर्त है, मूर्त से केवल अर्थ मूर्ति या इमेज या आइकॉन का नहीं होता, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ए ग्रेवन इमेज, बल्कि ये जो प्रकृति है, जो संसार है, जो नेचर है, उससे ही होता है। और उसकी सत्ता को भी मानना या उसकी सत्ता को नहीं मानना, whether you accept that nature or creation is as relevant as the creator and is part and parcel of the creator and not distinct from the creator, this is one of the fundamental divisions of how we look in terms of religion, metaphysics or philosophy. And where you do not accept nature as part of the creator, then the distinction remains. And the distinction remains because those who do not accept that creation is as sacred as the creator, they have an entirely different mode of behavior.
they have an entirely different mode of creating civilization. And so, keeping this in mind, we come to common grounds between Hindus and non-Semitic people or civilization. Now, I think our journey in this direction is just begun. चमन लाल जी के विषय में बोला गया, मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके विषय में थोड़ा बहुत मैंने पहले भी पढ़ा था। उनका ग्रंथ जो है उसका भी एक कुछ अवलोकन किया था। तो उसमें ये देखना है कि एक बड़ी प्रबल अभीप्सा है, a tremendous desire that how could India have influenced the outside world, which is entirely one of the most significant things. But it is at this point that one has to adopt a rather diplomatic strategy in approaching people who have a non-Semitic lifestyle. For instance, the North American Indians, the South American Indians, people of Africa, Australia, etc., because in the last 150 years, what has happened is that Western anthropology has defined people in ethnic terms and given everybody an ethnic identity and ethnic pride, which in itself is limiting them. And so, when we talk about the identity, let us say, of a tribe, a Maori tribe, or a tribe from Australia, then the first thing one has to grant them is their individuality. And a study of their whole individuality, their lifestyles, their method, their thinking, is something which we have to undertake in a very serious fashion before we can seek a common ground. You see, there are two ways of studying others. One, as you all know, is the way in which the Joshua Project studies everybody, where the ultimate goal is to convert, or the Thessalonica Project studies everybody, and millions are spent on it. But the scholarship, the desire to understand others, can use the methodology which perhaps they are using, but the intention should be different. The intention should not be to influence them, but to discover the truth, to see the truth as how they have discovered and how we have discovered, and what would be the total gain out of this exercise. क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम की बात तो तभी होगी जब आप हरेक की इयत्ता को, हरेक की विशिष्टता को अच्छी तरह से समझेंगे और ये नहीं मानेंगे कि ये शायद किसी काल में हमारा ही दिया हुआ कोई सिद्धांत होगा, क्योंकि सिद्धांत तो ऐसे हैं कि वो एक निष्कर्ष के रूप में होते हैं, लेकिन जीवन जो है लोगों का वो जिया जाता है। और जब मनुष्यों से संबंध बनाना है, when we have to establish a relationship with others, then you have to establish a relationship
in terms of customs, in terms of exchange, in terms of being with them. Now, this is the great need of how to discover the common ground. Now, obviously, the common grounds do exist. As I indicated right in the beginning, that the common ground exists fundamentally in accepting the fact that creation itself is sacred. I was just being told that there is an anthropology conference where some people from IGNCA are going in Birmingham. And they are going to talk about the sacred groves and the sacred mountains that exist in India. And they are going to introduce to the academics at Birmingham University about it. उन लोगों को वो बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या है. अब देखिए, ये जो सीधी सी बात है कि एक मंदिर किसी पहाड़ पर बना है तो वो मंदिर ही पवित्र नहीं है, या उसमें जो उपास्य देव हैं वो ही पवित्र नहीं है, या वो ही भगवत स्वरूप नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा पहाड़ ही भगवत स्वरूप है. और वो पहाड़ भगवत स्वरूप कैसे हो गया? क्या केवल हमने उसको मान लिया? पहाड़ तो भगवत स्वरूप जब होता है कि जब वहाँ सदियों तक बहुत सारे तपस्वी वास कर चुके, तो उनके जो तप का बल है, उनके जो तपस की निष्ठा है, वो उस तेज को जब वहाँ प्रकट करती है तब वो पहाड़ पवित्र होता है, और वो पूरा का पूरा स्थान ही पवित्र है. इसीलिए जितने भी यहाँ हमारे स्थान हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, वो सब एक होली माउंटेन, और ये होली माउंटेन का आइडिया विद वहाँ जहाँ जहाँ तपस्या है वहाँ भी है. ग्रीस में एक पूरा इलाका है आगियोसोरोस, होली माउंटेन, जहाँ तपस्वी रहते हैं. तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है कि तपस्या के द्वारा एक स्थान पवित्र हो जाता है. अब जो क्रिएशन और क्रिएटर को एक नहीं मानते, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे. ये मूर्त चीज़ जो है, ये प्रकृति जो है, ये जड़ जो है, ये कैसे पवित्र हो जाएगा? लेकिन ये तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सारी हिंदू दृष्टि में. और लगभग जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाया हूँ, जान पाया हूँ उन लोगों के बारे में जो कि नॉन सेमेटिक रिलीजन जैसे ड्रूइड्स या एंशिएंट ग्रीक्स या इस तरह के लोग जो अपने धर्म का अवलंबन करके या संसार के बारे में एक पूरी दृष्टि बनाकर चले, तो वहाँ भी आपको यही मिलेगा कि क्रिएशन और क्रिएटर दो नहीं हैं. और अगर क्रिएशन को ही पवित्र करना है तो वो क्रिएटर करता है, और क्रिएटर केवल एक सुप्रीम क्रिएटर कहीं ऊपर नहीं है, बल्कि वो हर उस व्यक्ति में है जो कि तपनिष्ठ है. वन हु realizes, understands, practices is as sacred, is as holy, is a guru. And this whole concept that the guru is not far away, but the guru is one among us, this is another very major sociological behavior जिसको हमें देखना होगा. तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, आज समय नहीं है कि मैं इसके बारे में और चर्चा कर सकूं कि समाज में कहाँ कहाँ से कैसे पवित्रता का विचार बना. और भारत में तो जो हमारा निगम है, यानी वेद है, जहाँ से चीज़ें प्रारंभ होती हैं, तो वहाँ तो यज्ञ है. तो यज्ञ के अंदर तो
जो बना, जो सृष्टि हुई और जो सृष्टि करता है, उसमें कुछ भेद ही नहीं है, वो दोनों ही यज्ञ हैं। यज्ञ करने वाला भी है, यजमान भी है, और जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, जो देवता है, वो भी यज्ञ स्वरूप हो जाता है। तो ये जो उदाहरण या पैराडाइम है कि दिव्य और मूर्त, ये भासते दो हैं लेकिन हैं वास्तव में एक। तो आप इसको विशुद्ध वेदांत के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि एक दर्शन का विकास है और जिसमें भारत के अंदर सैकड़ों हजारों साल तक कई कई प्रकार के दर्शन बनते रहे। और आप इसको आधार स्वरूप भी देख सकते हैं उन सारे मतावलंबियों के जीवन में, उनके सोशल कस्टम्स में, उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, उनकी सेक्रेड साइट्स में। और मैं समझता हूँ जब हम स्वयं उसका कुछ एक स्पष्ट रूप से अध्ययन करेंगे और उसको हम ये आधार लेकर अध्ययन करेंगे, तो हमारे आगे कुछ दूसरे ही तथ्य प्रकट होंगे और तब हम एक ऐसा कॉमन ग्राउंड ढूंढ पाएंगे और वो भी हमारे साथ मिलकर बहुत से ऐसे कॉमन ग्राउंड जान पाएंगे। अभी बहुत ऐसे कम संस्थान हैं जहाँ लोग कुछ अपनी प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। समथिंग लाइक रिवाइविंग द एंशिएंट रिचुअल। वो दुनिया में दूसरी जगह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वहाँ परंपराएं पूरी तरह से विच्छिन्न हो चुकी। भारत में दैवी कृपा कहिए, वो किसी न किसी प्रकार से चली आ रही हैं या उनके कुछ अवशेष हैं वो हमें मिलती हैं। तो इसलिए परंपराएं हैं। लेकिन यूरोप में अब जैसे आप कहीं ये जानना चाहें कि इज़ देयर ए कंटेम्प्रेरी ग्रुप विच प्रैक्टिसेस एनीथिंग विच द ड्रूइड्स मे हैव डन, तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनीथिंग। मैं ग्रीस में कई जगह मैंने प्रयास किए। आई मेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स वे पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट सम एंशिएंट रिचुअल्स, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इट so easily. Of course it can be done if one persists, because there is no tradition. This is a very important fact about the Indian civilization, that we preserve it. And it is here that we can possibly provide some, I wouldn't presume to say guidance, but possibly provide some kind of indicators for others if they are so anxious to revive their tradition. So there are many ways in which can be done, but this needs first of all a very big effort at our end. अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये संस्था इस कार्य को हाथ में लिए हुए है। परांडे जी ने मुझे शायद 15 वर्ष पहले एक बार एक अवसर दिया था नागपुर जाकर कुछ बोलने का। आज मैं दोबारा आपके समक्ष हूँ, उसके लिए मैं पुनः अपना आभार प्रकट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरे विचार किंचित मात्र कुछ आप लोगों में विचार उत्पन्न कर पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।